आज का वाइंड अप करते हैं। बेसिक्स को जितनी चाहिए थी वो हो गई हैं हमारी। तो आपके पास से प्लानर आ गया होगा, सबको दे दिए। इसको हम ज़रा एंड पे डिस्कस करते हैं क्या करना है इसका, क्या नहीं करना। हमने कल देख लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसके बारे में सारी हमारी डिस्कशन हो गई थी। अब हम बात करते हैं हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज की, कि हम किस ज़बान में, किस लैंग्वेज में हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस में आप एसेट्स लेके आते हैं, एसेट्स इंक्रीज़ भी होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, डिक्रीज़ भी होते हैं। सिमिलरली आप बिज़नेस में इनकम लेके आते हैं, इनकम इंक्रीज़ भी होती है, इनकम क्या होती है, डिक्रीज़ भी होती है, एंड सो ऑन। क्या हम हर चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि जी आवर एसेट इज़ इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, और इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, लायबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट, हमें प्रॉपर लाइन लिखते हैं? नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज को इन्वॉल्व करेंगे, और वो कौन सी लैंग्वेज होगी, डेबिट एंड क्रेडिट की। हम सिर्फ बोलेंगे एसेट डेबिट, इसका मतलब होता है कि एसेट इंक्रीज़ है। हम बोलेंगे इनकम डेबिट, इसका मतलब क्या है, इनकम हमारी डिक्रीज़ हो रही है। अब हमने इन तमाम ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या करना है, लिखना सीखना है, वो क्या होती है उसको देखना है, और यही सिर्फ चाहिए। कल हम R1 अपने स्टार्ट कर रहे होंगे, इसको देखते हैं। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसकी मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा। सिंपल मैंने आपको एक टेबल बताना है कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखना है। लाइट वो वाली बंद कर दें, इसको जूम कर लेना, ताकि रिकॉर्डिंग वाले बच्चे मुझे ना आप बाद में बोलें आगे। एक और लाइट वो वाली भी होगी। यार इतना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ है, फिर भी इशू आ रहे हैं, मैं क्या करूं। मैंने इसको यूज़ करना मैंने छोड़ देना है, तंग आ गया किस दिन। इसको यार करवा लें रिजॉल्व, तीसरा दिन हो गया ये मसला कंटिन्यूस आ रहा है। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे मुझे कह रहे हैं, वीडियोस में बच्चे मुझे कह रहे हैं कि बोर्ड विजिबल नहीं है, बताएं क्या करने। अब ये है, अब इससे बड़ा तो मैं नहीं लिख सकता ना। ये 24 का फ़ॉन्ट साइज़ है और ये भी विजिबल नहीं है, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो नज़र क्या आ रहा होगा। अच्छा, डेबिट क्या होता है। डेबिट हमेशा हम तब लिखते हैं जब हमारे बिज़नेस में से कैश जो है वो आउटफ्लो होता है। जब भी बिज़नेस में से कैश जाता है ना, जब आउटफ्लो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेबिट कह रहे होते हैं। अब जैसे हम एसेट परचेज़ करते हैं, आप जाते हैं एसेट ख़रीदते हैं, आप कहते हैं जी एसेट आपका डेबिट हो गया। क्यों कहते हैं, बिकॉज़ आपके बिज़नेस में से कैश गया, कैश निकला, तो आप एसेट लेके आ रहे हैं ना। तो जहाँ पे भी आपके बिजनेसेस में कैश के आउटफ्लो हो रहे हों, या वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में कैश कम हो रहा होता है, हम उसे कैसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डेबिट की फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से कैश इनफ्लो हो रहा होता है, उसे हम किसकी फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्रेडिट की फॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास 5 चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट, जो ऑनर बिज़नेस में पैसे लेके आता है। अब जब ऑनर बिज़नेस में पैसा लेके आता है, तो बिज़नेस में पैसा आता है कि जा रहा है, बिज़नेस में से इनफ्लो हो रहा है। तो जब भी बिज़नेस में इनफ्लो होता है, बिज़नेस में पैसा आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा क्रेडिट कर रहे होते हैं। इसका मतलब जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगा, वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। और जब कैपिटल डिक्रीज़ होगा, इसका मतलब क्या है कि ऑनर बिज़नेस में से पैसा निकाल के ले गया, तो वो क्या होगा, हमेशा डेबिट हो रहा होगा। सिमिलरली लायबिलिटीज़, आप जाके उधार ले आते हैं, उधार पे पैसा ले लिया, लोन ले लिया। आप लोन लेते हैं, बिज़नेस में कैश आ रहा है कि बिज़नेस में से कैश जा रहा है, आएगा। तो जैसे आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप लोन की रिपेमेंट करते हैं, बिज़नेस में से कैश आता है कि कैश जाता है, तो वो क्या होगा, फिर डेबिट होगा। सिमिलरली इनकम, आपने सेल्स की हैं, इनकम आई है, कैश इनफ्लो हुआ है, वो क्या होते हैं,
क्रेडिट होते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम, इन तीनों की नेचर जो है वो सेम है। अगर ये इंक्रीज़ होती हैं तो ये क्या हो रही हैं, क्रेडिट हो रही हैं। अगर ये डिक्रीज़ होंगी तो ये क्या हो रही होंगी, डेबिट हो रही होंगी। तो कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम, इन तीनों की नेचर क्या है, सेम है। इनको हम सेम नेचर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। और बाकी एक्सपेंसेस और एसेट्स जो हैं इनकी नेचर सेम होती है, इसको हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब देखें, आप एसेट ख़रीदते हैं, आप गए मार्केट में मशीन परचेज़ की है, मशीन परचेज़ की होगी, पैसे लिए होंगे, पैसे कहाँ से लेके गए होंगे, बिज़नेस में से। बिज़नेस से क्या हुआ था, कैश का आउटफ्लो हुआ था, तो जैसे मशीन आएगी तो उसे क्या करेंगे आप, डेबिट कर रहे होंगे। सिमिलरली जब आप एक्सपेंसेस पे करते हैं, आपने बिल पेमेंट कर दी है, बिल की पेमेंट किया, कैश गया बिजनेस में से, कैश का आउटफ्लो हुआ तो वो क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हों या एसेट्स जो हैं वो आपके इंक्रीज़ हो रहे हों तो ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसकी समरी जो है ना वो ये चीज़ है जो आपने याद करनी है और जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही। यार नहीं होगी वाइट ये, अब है रीडेबल। इसका कुछ करना है यार कल लाजमी, कल की क्लास से पहले, वरना फिर क्लास नहीं कराऊंगा मैं। अच्छा, ट्रांजैक्शंस जितने भी होती हैं ना हमारी बिजनेस में, उसके क्या होते हैं, ड्यूल इफेक्ट होते हैं। एक डेबिट होगा, उसके कॉन्ट्रा पे हमेशा कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्या हो रही होगी, क्रेडिट आपकी हो रही होगी। अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो वो क्या हो रहा होगा, उसके कॉन्ट्रा पे कोई ना कोई चीज़ डेबिट हो रही होगी। ये चीज़ आपको अगर याद यहाँ पे याद हो जाती है ना, तो हमारे R1 में चैप्टर है करेक्शन ऑफ एरर, वो सारे का सारा इस कंसेप्ट पे बेस कर रहा होता है कि अगर कोई एक चीज़ डेबिट होती है उसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, हमने क्या किया, कैपिटल करेंगे क्रेडिट। अब कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, ओनर क्या लाया होगा, पैसे लेके आया होगा, वो एसेट है तो वो क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा, जिसकी हम एंट्री क्या पास कर रहे होंगे, कैपिटल कैश जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे, और कैपिटल क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। तो हर डेबिट का क्या होता है, एक क्रेडिट होता ही है। तो आपने बस ये याद रखना है कि अगर कैपिटल में इंक्रीज़ होगा वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। अगर इनकम में इंक्रीज़ होगा वो क्या होगी, हमेशा क्रेडिट होगी। अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगी, हमेशा क्रेडिट होगी। सिमिलरली एसेट में इंक्रीज़ होगा वो डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होगा वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। और इसका क्या होता है, वाइस वर्सा, मतलब कैपिटल डिक्रीज़ डेबिट, इनकम डिक्रीज़ डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज़ डेबिट, एसेट डिक्रीज़ क्रेडिट, और एक्सपेंसेस डिक्रीज़ क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ये दो बातें जो हैं ये आपको क्या हमेशा आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप इसको लेके चल रहे होंगे। और ये टेबल है जो आपको पता होना चाहिए, ये दो बातें कि अगर एसेट इंक्रीज़ हों, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हों या ड्राइंग्स कर रहे हों तो वो क्या होती हैं, हमेशा डेबिट होती हैं। अगर ये कम हो रही हैं तो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल अगर ये इंक्रीज़ हो तो ये क्या होगा, क्रेडिट। अगर कम हो रहा है तो डेबिट है। ये दो लाइनें जो हैं अगर आपको ये याद होती हैं तो मैं आपको IAS 16 जो है वो स्टार्ट करवा सकता हूँ कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। और सिर्फ इस दो बातों की बेसिस के ऊपर जो करेक्शन ऑफ एरर आपका चैप्टर है वो पूरा हो जाता है, जिसको अल्टीमेटली पता नहीं लोगों ने क्यों बड़ा मुश्किल बनाया हुआ कि उसके लिए आपको पूरा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आना चाहिए फिर होगा, ऐसा नहीं है। ये दो बातें हैं कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। बिकॉज उसमें क्या हम देखते हैं, हमें एक चीज़ का पता होता है, जो सेकंड चीज़ है वो हमने क्या करनी होती है, तलाश करनी होती है। तो ये एक जो है ये आपको क्या रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वो आपने देखना है।
एग्जाम्पल्स पे आते हैं, थोड़े से ब्रेन टीजर्स करते हैं, देखते हैं जी हमें समझ आती है कि नहीं आती। इंक्रीज इन एसेट क्या होगा? डेबिट होगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डिक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट, डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट। इंक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप कहते हैं कैपिटल अकाउंट को, जो ओनर का अकाउंट होता है, जो ओनर पैसे लेके आ रहा होता है, अगर वो हो इंक्रीज क्रेडिट। एसेट में डिक्रीज, लाइबिलिटी में इंक्रीज, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट में कमी आना, ये क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट में इंक्रीज, डेबिट होगा। ओके, इस पे आ जाते हैं, देखते हैं। हमने बताना है कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है और कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है, बताना है हमने। नज़ीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद 5000 रुपीज़। नज़ीर ने कारोबार स्टार्ट किया 5000 से। हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्या होगा? क्रेडिट। एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिट। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट विल बी, क्यों? एसेट इंक्रीज हो रहा है, नया एसेट आया है। एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट, क्यों? क्योंकि हमारा कैश जो है वो कम हो रहा है। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिट एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। ही पेड रेंट, रेंट अकाउंट विल बी एक्सपेंस था और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो लैंग्वेज हैं हमारी अकाउंटिंग में। सिर्फ क्या हम इस्तेमाल करते हैं? डेबिट और क्रेडिट। हमें पता है एसेट डेबिट मतलब इंक्रीज़ हुआ होगा, एसेट क्रेडिट मतलब क्या हुआ होगा? डिक्रीज़ हुआ होगा। हमने पूरी अकाउंटिंग में ये दो वर्ड इस्तेमाल करने होते हैं ट्रांजैक्शंस जब भी हमने रिकॉर्ड करनी होती हैं। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको। हमने एंट्री पास करनी है डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। कहता है जी मोहम्मद सुलेमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹20,000। क्या होगा? कैश डेबिट हो जाएगा, कितने से? 20,000 से। और बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लेके आया ओनर, क्या होगा? कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। तो ये जो ट्रांजैक्शन गिवन की है इसको हम इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? जर्नल एंट्री कहला रही होती है, जो हमने पास करना सीखनी है। फिर कहता है ही परचेज मर्चेंडाइज गुड्स फॉर ₹500। उसने गुड्स खरीदी हैं, इन्वेंट्री बेचने के लिए। अब इन्वेंट्री एसेट है, इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट 500 से। कैश पे कर दिया, कैश कम हो गया, कैश क्या हो जाएगा? 500 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर कहता है ही सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹1000। सेल्स की हैं इसने। अब भूल रहे हैं आप सेल्स की एंट्री क्या होगी क्या नहीं होगी, अक्सर बंदा भूल जाता है, नहीं आ रहा ज़हन में। एक चीज़ लग रही है पता, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। कैश इंक्रीज का मतलब क्या होगा? डेबिट होगा। आप कर दें कैश 1000 से डेबिट। दूसरा क्या हो रहा होगा? अल्टीमेटली फिर क्रेडिट हो रहा होगा। आप कर देंगे सेल्स जो हैं वो आपकी 1000 से क्रेडिट हो रही होंगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट क्रेडिट में एक चीज़ चल गई ना पता, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली लिख सकते हैं। ये करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में हमारी अप्रोच यही होगी। हमने एक एडजस्टमेंट ढूंढनी है, क्या हो रही है, डेबिट क्या हो रहा है या क्रेडिट क्या हो रहा है। उसका कॉन्ट्रा जो है वो हम क्या कर लेंगे? आराम से निकाल लेंगे इस अप्रोच से। उसके बाद है ही परचेज फर्नीचर ऑन कैश फॉर ₹2000। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है ही सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? उसने उधार पे बेची है, कैश पे नहीं बेची। कितने की? 3000 से। अब आपने उस बंदे को उधार पे बेचा है, आपने उससे पैसे वसूल करने हैं। कैश आया कोई? कैश नहीं आया, बल्कि आपका रिसीवेबल आ गए हैं। तो रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? 3000 से डेबिट हो जाएगा। और आपने सेल्स की हैं, सेल्स क्या हो जाएंगी? आपके 3000 से क्रेडिट हो जाएंगी। फिर सैलरीज पे की हैं, सैलरीज डेबिट, कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपने राशिद से रिसीव किया 1000 रुपया एज अ पार्ट पेमेंट। यहाँ पे आपने इसको उधार बेचा था, इसने क्या कर दिया? 1000 रुपया आपको दे दिया। अब क्या हुआ होगा? कैश आप कर देंगे 1000 से डेबिट। इससे हमने कितने रिसीव करने? 3000।
हमें कितने रिसीव हो गए हैं 1000, तो हम क्या कर देंगे 1000 से अपने रिसीवेबल्स जो हैं वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इसने कमीशन रिसीव किया 1000 रुपया इन कैश। अभी जो कमीशन है ये क्या होती है, इसकी अदर इनकम होती है। बताया था ना आपको, जो रेवेन्यू के अलावा इनकम होगी वो सारी क्या होगी, अदर इनकम होगी। अभी चूँकि हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, आप लिख सकते हैं कैश आप डेबिट कर देंगे 1000 से, और कमीशन क्या कर देंगे आप 1000 से क्रेडिट कर देंगे, तो आपकी ये एंट्री भी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसको देखते हैं ज़रा, इसको रीड करें, पता समझ आती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। इसको सर देखिएगा, कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच वुड रिजल्ट इन। हमने उसको एग्जाम्पल देनी है जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, ये 4 बातें हैं। पहली बात है कोई ऐसी एग्जाम्पल बताएं जिसमें लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब एक लाइबिलिटी हम कम कर रहे हैं और दूसरी लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकती है? बैंक से लोन लेके आपने दूसरी लाइबिलिटी ले ली। हाँ, आपने उधार के ऊपर इन्वेंट्री ली हुई थी, सामान लिया हुआ था, लाइबिलिटी थी। आपने जी उधार पे सामान लिया हुआ था किसी पर्सन से, वो आपकी लाइबिलिटी थी। आप बैंक के पास गए, बैंक से लोन लेके उस बंदे को पे कर दिया, तो वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, और जो बैंक से लोन लिया वो क्या हो गया, आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो एक लाइबिलिटी बढ़ाई है लोन लेके, और दूसरी लाइबिलिटी थी वो हमने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। फॉर एग्जांपल बिल था, बिल पेएबल था, आपने लोन लेके बिल पे कर दिया। अब बिल वाली लाइबिलिटी तो ख़त्म हो गई है, जो लोन लिया होगा वो क्या हो जाएगा, आपके सर पे चढ़ जाएगा। घरों में अक्सर होता है बिल आ देते हैं बिजली का, उधार लेके क्या कर देते हैं, बिल चुका देते हैं। तो बिल पहले एक लाइबिलिटी होती है, उसको चुकाने के लिए क्या उधार लेते हैं, तो बिल तो चुकाया जाता है, लेकिन क्या होती है जिससे उधार लिया होता है वो लाइबिलिटी आपके सर के ऊपर आ जाती है। तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि लोन लेके कोई आपने लाइबिलिटी जो है वो पे ऑफ कर दी। अगली है इंक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन एन अदर एसेट। क्या एग्जांपल हो सकती है? कैश पे फर्नीचर, कैश पे कोई एसेट ले लिया, या आपने बैंक में कैश जमा करवा लिया जाके। अब कैश कम हो रहा होगा, बैंक अकाउंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो वो इसमें आती है। उसके बाद है डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अ लाइबिलिटी। ये क्या होगा? लाइबिलिटी भी कम हो रही है, एसेट भी कम हो रहा है। क्या हो सकता है? लोन की रिपेमेंट कर दो, लाइबिलिटी की रिपेमेंट कर दो। आपने बैंक से लोन लिया लाख रुपए का, आपने 50,000 का लोन रीपे कर दिया, वापस कर दिया। अब 50,000 से लाइबिलिटी कम हुई है, लेकिन जो रीपेमेंट किया उससे क्या हुआ है, आपका 50,000 से कैश भी कम हुआ है, तो वो इसकी एग्जांपल आ जाएगी। उसके बाद है डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। ये क्या होगा? ड्राइंग्स। ओनर बिजनेस में से पैसे निकाल के घर ले गया। अब जब उसने बिजनेस से पैसे निकाले तो क्या बिजनेस का कैश कम हुआ होगा? बिजनेस का कैश कम हुआ, इसका मतलब क्या है, एसेट डिक्रीज हुए हैं। अब ओनर ने निकाले हैं तो वो क्या होगा, उसका पर्सनल होगा, वो हम कहाँ से पैसे काट लेंगे, उसके कैपिटल से काट लेंगे, तो उसका कैपिटल भी कम हो रहा है और उसके एसेट जो हैं वो भी क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं। अगर आपको ये चारों बातें समझ आ रही हैं ना, तो मेरे ख्याल से इतनी बेसिक सी मुझे करवानी थी। अब मैं R1 के ऊपर मूव कर सकता हूँ। तो इन चारों को देख लें, इसमें से किसी में कन्फ्यूजन है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इतना ही चाहिए मुझे आपको R1 स्टार्ट करने के लिए। इनको देख लें, किसी ट्रांजैक्शन की समझ नहीं आई आप पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। सब क्लियर है ये चारों बातें? ये चारों लास्ट वाला देखें ना, आपके पास कैपिटल था, ऑनर आया, ऑनर ने लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो हमने लिखा हुआ था ऐसा कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपए के, ये हमने लिखा हुआ था। उसने कहा जी मैं बिज़नेस में से 20,000 रुपया लेके जा रहा हूँ। जब बिज़नेस से वो 20,000 लेके चला गया तो हमने क्या कर दिया, कैश जो है वो हमने कर दिया क्रेडिट। जब कैश कम हुआ तो हमारा एसेट जो है वो तो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन उसने कहा मैं तो पैसे लेके जा रहा हूँ, तो हम कैसे डेबिट करेंगे? जो उसने लाख रुपया दिया था ना हमें,
हम क्या करेंगे, इसमें से इसका 20,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कि तुमने लाख दिया हमें पहले, तुमने 20,000 निकाल लिया, तुम्हारा कैपिटल हमने 20 से कम कर दिया और हमारा कैश भी क्या हो गया, 20 से कम हो गया, तो एसेट भी कम हो रहा है और कैपिटल भी क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट थिंग जो हमने बेसिक्स में करनी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। फॉर्मेट्स अभी मैं नहीं करवाऊँगा, फॉर्मेट्स जब IAS 16 में जाएंगे हम साथ साथ सुकून से फॉर्मेट सीखेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सिखा के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। आपने बताना है डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। 1 जनवरी को बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 इन कैश से, क्या एंट्री पास होगी, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट क्या होगी 50,000। उसने शॉप परचेज की है 10,000 की कैश के ऊपर, तो कैश 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, शॉप है वो क्या हो जाएगी, डेबिट, बिकॉज ये क्या है, एसेट है। फर्नीचर लिया 5,000 का कैश पे, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। इक्विपमेंट सेम एंट्री, परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट, अब अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से और ये क्या आ जाएगा, पेएबल आ जाएगा, हमने ये क्या करना है, पे करना है। उसके बाद है रेंडर्ड सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और मेंबरशिप फ़ी रिसीव की है 20,000 इन कैश। अब ये देखिए एंट्री समझ नहीं आ रही, सर्विसेज हैं क्या है क्या नहीं है, नहीं लग रहा पता। एक चीज़ कन्फर्म है, कैश डेबिट हो रहा है, कर दो कैश डेबिट, कैश डेबिट हो गया। अब क्या करना है, आपने क्रेडिट करना है, आप लिख लो मेंबरशिप फ़ी क्रेडिट, एंट्री पूरी, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने कैश डेबिट कर दिया, इसका मतलब कैश आपको आया, कैश क्यों आया है, आपको मेंबरशिप फ़ी मिली है, मेंबरशिप फ़ी क्रेडिट कर दोगे, कैश डेबिट कर दोगे, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पूरी हो जाएगी, तो ये इसकी एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद है पेड फॉर द इक्विपमेंट विच वॉज परचेज्ड ऑन 10th जनवरी, पेमेंट इज़ मेड थ्रू कैश, ये जो उसने लिया था इक्विपमेंट उसकी पेमेंट कर दी है, तो वहाँ पे जो हमारा पेएबल हमने किया था क्रेडिट, अब क्या कर देंगे, पेएबल डेबिट कर देंगे और कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जिम के पे किए थे कितने, 3,000 इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस पे किए 2,000, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। रेंट पे किया पार्किंग स्पेस का, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इंश्योरेंस पे की, इंश्योरेंस 1,000 से डेबिट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। विदड्रॉ ₹3,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो ये ड्राइंग होगी, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी 3,000 से और कैश क्या हो जाएगा, 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तमाम एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने करनी होती हैं, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है जो हमें चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए R1। इतनी बेसिक्स, इतनी नॉलेज भी अगर आपको है ना कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट एसेट्स कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स कौन, जैसे इस एग्जांपल में बताएं नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, और इक्विपमेंट भी नॉन करंट एसेट्स है और नॉन करंट एसेट्स ही हैं। अगर आपको ये 4 चीज़ें आ रही हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं 2 दिनों में, कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी हम R1 स्टार्ट करेंगे। आपके पास प्लानर है सबके पास, अब हम ज़रा आते हैं प्लानर के ऊपर। आप इसकी तस्वीर ले सकते हो, ये तस्वीर छोड़ें, ड्राइव की आपको लिंक ग्रुप में आ गए हुए हैं, उस ड्राइव में नोट्स मैंने अपलोड कर दिए थे रात को ही, तो जो जो लेक्चर होते जाएंगे उससे पहले भी नोट्स अब वहाँ पे अपलोड होते जाएंगे, और इवन डेली बेस के ऊपर जितना पढ़ाऊँगा, जितना स्लाइड पर लिखूँगा वो भी वहाँ पे क्या होगा, डे वाइज अपलोड होगा। आपने वो ड्राइव देखी होगी तो वहाँ पे वो अपलोड हो रहे होंगे, मैं कर दूँगा। इसको जाकर एक दफ़ा वहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा, इसको ज़रा देखिएगा कि इसमें क्या डेबिट हो रहा है और क्या जो है आपका क्रेडिट हो रहा है, उसको ज़रा देखिएगा। आप सबके पास प्लानर है, उससे मैं तेज़ चल रहा हूँ, खैर है, इसका यार कल कुछ करवाना है लाजमी। चलें ये बेसिक्स थी, इस पर तो इतना नहीं हुआ लॉस, कल मैंने बच्चों ने मुझे मार देने। ये आपके पास प्लानर होगा सबके पास, इसके ऊपर ऑन अ वेरी फर्स्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा शुरू कब से हुआ कोर्स, हमारा ख़त्म कब से हो रहा है कोर्स, और क्या और क्या नहीं है। इसके बाद आपकी इमीडिएट नेक्स्ट क्लास कौन सी होती है, कोई होती है, मतलब फ्यूचर में मेरे पास 10-15 मिनट होंगे कि मैं आपको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऐसे है ना, 10-15 मिनट का मार्जिन तो होगा ना मेरे पास, क्योंकि अभी तो रमज़ान है, अभी तो वैसे सारे फोत हुए होते हैं, तो एक्सक्लूडिंग मी मैं तो बोल सकता हूँ। तो 27 को शुरू हुई है,
बट वी आर गोइंग टू एंड दैट क्लास ऑन 10th of August। काफ़ी लेट नहीं हो रही? 10 अगस्त को ख़त्म कर रहे हैं और पेपर आपका अराउंड 14 सितंबर को है। काफ़ी देर से ख़त्म नहीं कर रहे कि जल्दी ख़त्म कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ पूरा प्लानर। हमारी क्लासेस हफ्ते में 6 दिन है। अनफॉर्चुनेटली इस सेशन में छुट्टियाँ बहुत आ रही हैं, 42 लीव्स हैं इस सेशन में जो आपको मिलनी है। ईदों की 2 ईदें हैं, फिर मिड टर्म का वीक ऑफ आ रहा है, फिर 2 छुट्टियाँ शुरा की आ रही हैं, फिर रिज़ल्ट का वीक ऑफ आ रहा है। 42 छुट्टियाँ हैं, 1.25 महीना आपकी क्लास होनी नहीं है। अब बताएं, अगर वो 1.25 महीना में से मुझे 2 हफ्ते मिल जाए ना, मैं इस सिलेबस को अराउंड 15 जुलाई को ख़त्म कर सकता था। बट क्या कह सकते हैं, ईद पे सबने जाना होगा, तो उसके बावजूद हम स्टार्ट करेंगे। बट दैट वाज द प्लानर। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं प्लानर से एक दिन फास्ट हो जाऊँ। बेसिक्स मैंने कल तक कैरी करनी थी। ओरिएंटेशन हमारी 27 को होगी थी, 28 को बेसिक्स थी, 29 को थी और 30 को थी। ये मैं आज यहाँ वाइंड अप कर दी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे IS-16। IS-16 हम इतना बेसिक से कर रहे हैं जितना इंट्रो में डेप्रिसिएशन होती है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर जो स्टैंडर्ड है उसके साथ लेके चलते रहेंगे। मैं फिर कहता हूँ वो बुक जो है अपने पास अवेलेबल कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आप बुक के ऊपर नोट करें, आपको इतनी प्रॉब्लम वगैरह फेस ना हो। हम रमज़ान के पूरे महीने में IS-16 करेंगे, बिकॉज IS-16 वो टॉपिक है जो आपकी पेपर की फाउंडेशन बिल्ड करेगा। साफ सीधी बात है, इसमें से आपको 15 से 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन आपको आना है 15 से 20 मार्क्स का। फिर ये कंसेप्ट IS-16 के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने हैं, कैश फ्लो में पक्का पक्का इस्तेमाल होना है ये। फिर करेक्शन ऑफ एरर में जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं वो इसकी आती हैं। फिर IAS 8 में भी इसने आना है। तो जितना इसको हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, हमारा R1 उतना आसान हो जाएगा, बिकॉज इसको स्ट्रॉन्ग करके हमारे कनेक्टिंग 4 टॉपिक जो हैं वो साथ साथ ही हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम अराउंड 3 हफ्ते लगा दें रमज़ान के, और रमज़ान से आने के बाद फिर हम मूव कर देंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स के ऊपर, उनको करेंगे। और अराउंड 16 मई से लेकर 22 मई तक हम दोबारा से इनके पास पेपर कर रहे होंगे, बिकॉज क्लास में डेली बेस पे तो पास पेपर एग्जाम्पल्स हो रही होंगी। तो ये कंबाइन भी हम इनके पास पेपर्स दोबारा एक सेपरेट वीक में करेंगे। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग में जाऊँ पास पेपर्स की, बट बहुत सोच के है कि मैक्सिमम पास पेपर मैं क्लास में करवा रहा हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि रिकॉर्डिंग कम से कम हो, आपको कम से कम ही करने पड़े। मैक्सिमम हम कहाँ करेंगे, पास पेपर क्लास में करेंगे। और इस तरह जाते जाते अराउंड हमारा सिलेबस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एंड हो रहा है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आपका 100% सिलेबस जो है वो हो रहा है। ये डेज़ रखे हुए हैं। अब NPO है, इसके लिए 4 दिन चाहिए, लेकिन इसको मैंने 8 डेज़ पे स्प्रेड किया हुआ है। कैश फ्लो के लिए 5 दिन चाहिए, इसको ही मैंने 8 डेज़ पे स्प्रेड किया, ताकि जितनी प्रैक्टिस क्लास में पॉसिबल है वो मैं करवा दूँ। और 1 अगस्त को एंड करने के बाद 2 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हम डेली बेस के ऊपर MCQs और जो पास पेपर्स होंगे वो करते जाएंगे। तो इन शॉर्ट सिलेबस के साथ 3 दफ़ा पास पेपर्स जो हैं वो हमने क्लास में ही करने हैं थ्रू आउट द सेशन। क्लास टाइमिंग हमारी 1 घंटा 15 मिनट की है, बट चूँकि आपके आगे क्लास नहीं है तो मैं 10-15 मिनट रोज़ एक्सटेंड कर सकता हूँ, इतना मार्जिन तो मुझे आप दे सकते हैं। और इस पूरे सेशन में जो आपके टेस्ट प्लान हो रहे हैं, डेट आर 18 टेस्ट हैं जो पूरे सेशन में प्लान हो रहे हैं, जिसमें एक मिड टर्म है, एक मॉक है, और हर जो है आपका फ्राइडे को टेस्ट है। ये इनिशियली वी वर डिसाइडिंग कि आपका टेस्ट जो है वो फ्राइडे को ले जाकर क्लास ऑफ कर दे, बट चूँकि डेज़ की रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा आ गई है, पहले ही 42 दिन ऑफ है, अगर मैंने फ्राइडे ऑफ कर दिया तो ये अराउंड 60 ऑफ्स बन जाएंगी, पूरे 2 महीने की छुट्टियां बन जाएंगी। तो मैं फ्राइडे का क्लास ऑफ नहीं करूँगा। जुम्मे के बाद हम बेशक आधे घंटे की क्लास करें या 40 मिनट की क्लास करें, हम क्लास करेंगे। जुम्मा हार्डली 2:15 ख़त्म हो जाएगा, 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, हम 2:30 से लेकर 3:30 तक क्लास कर लेंगे, बट हम क्लास ऑफ नहीं करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट दे दीजिएगा, उससे पहले दे दीजिएगा, घरों में जाकर टेस्ट करके ले आएगा, हम वो आपको अकोमोडेट कर देंगे, इतना नहीं बिठाएंगे। बट क्लास फ्राइडे को मैं ऑफ़ नहीं कर सकता, बिकॉज डेज़ बहुत कम पड़ते नहीं हैं। अगर फ्राइडे ऑफ किया इट वुड बी अराउंड 2 मंथ्स जो है वो कम्प्लीटली ऑफ के जाएंगे। तो क्लास होगी फ्राइडे को, लेकिन शॉर्ट हुआ करेगी, इस पर अब हम ऑफ़ नहीं कर रहे। तो ये पूरा प्लानर है। अब इस प्लानर में जो सबसे मेन चीज़ है, हम सिलेबस भी कवर कर रहे हैं,
हम साथ साथ पास्ट पेपर भी कर रहे हैं, और जब हम एक स्पेसिफिक ग्रिड पूरा कर रहे हैं ना, ग्रिड पूरा करने के बाद हम दोबारा पास्ट पेपर्स कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर आप इस वीक में आते हैं, इस वीक में 16 मई पे जो ग्रिड सी है 40 नंबर का, वो मेरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने डिटेल में करवा के पास्ट पेपर ख़त्म किया होगा। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, ग्रिड सी की सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद ये ग्रिड जो बी है उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं जाके, तो ऑलमोस्ट हम साथ साथ भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी हम डबल कर रहे हैं। तो इन केस इतनी प्रैक्टिस के बाद 10 अगस्त को हम जाके अपना सिलेबस वाइंड अप कर रहे हैं। बट ऑफिशियली मेरा सिलेबस पूछें तो मैं 1 अगस्त को वाइंड अप कर दूंगा आपका। अब इसमें आप आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लास के बाद 1 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं इसके मुताबिक प्लानर के, आप कार्बन पास है। श्योर कहता हूँ, लिख के देता हूँ, क्लास के बाद अगर हम इसको फॉलो करते हैं प्लानर को, क्लास के बाद 1 घंटा पढ़ लो, आप कार्बन पास हो जाएगा। बिकॉज इसको जिस तरह प्लान के जितने नंबर ऑफ डेज पे स्प्रेड कर दी है और जितने टेस्ट साथ इंटीग्रेट बीच में हो रहे हैं, इसके अलावा कोई एफर्ट नहीं चाहिए। उस 3-3 4-4 घंटे नहीं पढ़ना आपने। जो क्लास में करवाया घर जाके 1 घंटा कर लो, वो भी इकट्ठा नहीं पढ़ने का कहता मैं। 20 मिनट कोई सवाल कर लो, 20 मिनट बाद फिर कुछ कर लेना, फिर कर लेना, कंसेक्टिवली ना पढ़ो बेशक। 1 घंटा R1 कर लो, लेकिन इसको फॉलो करना प्लान को। 10 अगस्त को आपको खुद यकीन होगा कि आपकी R1 पास हो गई हुई है। R1 मुश्किल नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ R1 को ड्रा बहुत दिया गया हुआ है। R1 एक बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको तरीके से फॉलो करते हैं। आप इसकी बुक देखें, 600 पेजेस है, देख के बंदे की मौत वाक़या हो जाती है। वो 600 पेजेस इतनी छुट्टियाँ होने के बावजूद मैं 1 अगस्त को कवर करवा रहा हूँ। अगर वो इतनी छुट्टियाँ ना होती, डैट सिलेबस वुड बी एंडेड ऑन 15 जुलाई, ईजिली होना था और सारे पास पेपर के साथ हो रहा था। आपसे सिर्फ यही है कि आपने अब इस सेशन में कंसिस्टेंट रहना है, और ये जो प्लानर है ना, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि आप मेरा भी एहतसाब करते रहें, आपको पता हो कि हम पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ताकि हम सिलेबस की चेक एंड बैलेंस दोनों एंड पे रहे। हमने टाइम पे ख़त्म करना है, बट क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, अब ये कल ख़त्म करनी थी, अब मैं कल IAS 16 शुरू कर दूंगा, कल मैं R1 में घुस जाऊंगा, जितनी मैंने बेसिक्स पढ़नी थी करवा देंगे। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे को हम आपका टेस्ट सिर्फ बेसिक्स का लेंगे जितनी हमने की हैं। ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सिर्फ इसका 20 नंबर का टेस्ट लेंगे मैक्सिमम, जिसमें MCQs जैसे भी पूछें, फिलिंग द ब्लैंक्स और एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। डैट इज़ द ओनली टेस्ट जो हम फ्राइडे को लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है इस प्लानर के तहत। तो कल हम शुरू करेंगे R1 अपनी एक दिन पहले ही, और कोशिश करेंगे इसको जितना इजी लेके चल सकते हैं चलें। फ्राइडे हम ऑफ नहीं कर रहे, फ्राइडे को क्लास हुआ करेगी। जुम्मा यहाँ पे सबसे लेट कितने बजे ख़त्म होता है, 2:30 बजे, तो हम 2:30 साढ़े 3 कर लिया करेंगे क्लास। हालांकि मुझे पता है 1:30 भी जुम्मा कहाँ पे होता है, सारी मस्जिदों का पता है, लेकिन क्योंकि आपने बहाने मारने हैं, शॉपिंग भी करनी है जुम्मे के बाद, बाहर खड़े होकर, ईद भी आ रही है, शूज़ वगैरह उठाने होंगे किसी के, तो 2:30 तक का टाइम मैं दे दूंगा आपको। 2:30 से लेकर 3:30 तक हम क्लास कर लिया करेंगे एक्सटेंडेड, लेकिन जुम्मे को हम क्लास कर रहे हैं, ऑफ नहीं कर रहे। तो ये प्लानर के पास हो जाइए हमेशा। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो नोट्स वगैरह होंगे वो भी ग्रुप में आते रहेंगे आपके, और जो हार्ड नोट्स देने होंगे मैं कर दूंगा डिलीवर, वो आपको मिलते जाएंगे। कल हम ऑफिशियली R1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेसिक्स वगैरह जिसने लेनी थी, जिसने नहीं ली, वो सब कुछ हो गया। कल से आपकी ऑफिशियल R1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे छुट्टी का मार्जिन, बंक का मार्जिन नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे इस प्लानर के मुताबिक अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया ना, वो आपके लिए वबाल बनता जाएगा। ख़ास तौर पे जो पहला ये है ना 2 हफ्ते बड़े क्रूशल होते हैं, जहाँ पे आपकी IAS 16 की बेस बननी है, बिकॉज ये IAS 16 जो है ये आपके 4 टॉपिक्स में इस्तेमाल होने। इस IAS 16 में से पूरे पेपर में अराउंड 30 नंबर हैं जो मिलने हैं आपको। कैश फ्लो में मिल जाएगा, एरर्स में मिल रहा होगा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिल रहा होगा। तो इसको हमने अगले 3 हफ्ते रगड़ने, इसको पीना है अच्छी तरह। इसकी बेस बना लो IAS 16 की, आगे आपके मल्टीपल टॉपिक्स की बेस जो है वो बन गई होगी। तो अब ज़रा रमज़ान भी है, हम वैसे भी क्लास थोड़ी शॉर्ट करें रमज़ान में, बट कल से क्लास तो प्रॉपर टाइम पे होगी, बेसिक्स थी वो ख़त्म हो गई है। तो इसको लेके चलना है। टेस्ट इनका देख लिया आपने कौन सा होगा फ्राइडे को, क्लास के बाद लेना हुआ ले लेना, या इनको मेरे ख्याल से वो दे देना निकाल के टेस्ट, घर से करके ले आए। चीटिंग तो करेंगे नहीं, वैसे भी रमज़ान में चीटिंग करेंगे पाप लगेगा, जहन्नम में जाएंगे, तो घर में करवा लेंगे। उसके बाद रमज़ान के बाद कोई टाइम अरेंज कर लेंगे इनका कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन टेस्ट इसका ले लेना आपने, ठीक है। कल IAS 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा जिसकी ग्रिड में वेटेज जो है वो 20 नंबर की है। 20 नंबर का कंपलसरी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आना ही आना है आपको। इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन मुश्किल था जो इस दफ़ा आया है,
कंपलसरी क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करेंगे अगले 3 हफ्ते, हम इस पे लेके चलेंगे। अभी आप लोगों के मिथ्स हैं, कल बशर पूछा था कि जी हमें स्टैंडर्ड कैरी करने चाहिए कि नहीं, आई कैप ने कहा हुआ है कोई ज़रूरत नहीं है R1 में रेड बुक्स लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर नहीं होता। हम उसको इतना पढ़ लेंगे, इतने कंसेप्ट रिटेन कर लेंगे कि आपको स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए होंगे, तो उसकी फ़िक्र ना करें। ओपन बुक की मतलब 5500 के आप बाय कर लें स्टैंडर्ड्स और कहें जी हम जाके पेपर पास कर लेंगे, नहीं होता पास। स्टैंडर्ड्स आपको रिक्वायर होते हैं जाके एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी बहुत रेयर होते हैं, वो भी बहुत रेयर होता है कि वहाँ पे जाके आप यूज़ करें। R1 में तो कभी भी नहीं करते यूज़ आप स्टैंडर्ड। जो आपकी बुक है आई कैप की, उसमें क्या किया है, उसने तमाम स्टैंडर्ड्स के पैराग्राफ जो हैं वो इंटीग्रेट कर दिए हैं। जब उसने इंटीग्रेट कर दिए विद एग्जांपल्स, उनको सॉल्व कर लो, उनको कंसेप्ट समझ लो। आपको R1 के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए, बेशक अलाउ में, लेकिन आपको नहीं चाहिए। उसके बगैर ही आप करें, उनका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं विद R1। इतनी बेसिक्स है, ये रिटेन कर लीजिएगा। नोट्स ड्राइव में अपलोडेड है। उसका आखिरी क्वेश्चन जो है वो ज़रा आप लोगों ने देख लेना है ताकि आपको चल जाए पता कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। कल हम स्टार्ट करेंगे एसेट्स से और कहानी होगी हमारी नॉन करंट एसेट्स की, क्या होते हैं क्या नहीं होते, कैसे रिकॉर्ड होते हैं, उससे लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह अगले 3 हफ्तों में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे IAS 16 को। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल।